हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पार्कर। तो आज है एपिसोड नंबर 7 द गेस्ट हाउस। तो अब चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी मुझे किसी ने भेजा है, मैं उसका नाम तो आपके सामने साझा नहीं करूंगा, लेकिन आगे की जो भी कहानी रहेगी मैं उसके नजरिए से ही आपको बताऊंगा। मैं और मेरा परिवार मेरे दो दोस्तों अग्रीम और अविनाश के साथ लखनऊ में किसी जगह छुट्टियों पर घूमने गए थे। उस जगह का नाम नहीं बता सकता। वहाँ हम लोग एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। वो गेस्ट हाउस किसी 5 स्टार होटल की तरह तो नहीं था, वो काफी सिंपल था और काफी ओल्ड था और इसे कुछ गाँव वालों ने फॉरेन टूरिस्टों के लिए बनाया था। उस गेस्ट हाउस में कुछ भी हॉन्टेड जैसा नहीं था, लेकिन वास्तव में गेस्ट हाउस चारों ओर घास के मैदानों से घिरा हुआ था और सड़क से गेस्ट हाउस तक मुश्किल से 1 किलोमीटर एक छोटी सी पतली सड़क जाती थी जो घास के अंधेरे मैदानों से घिरा हुआ था। दरअसल यही असली हॉन्टेड जगह आती है। इसलिए जब हम गेस्ट हाउस पहुंचे तो मेरे परिवार ने मेरे चाचा के घर के पास कहीं जाने का फैसला किया। अब गेस्ट हाउस में हम 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 दोस्त और एक और आदमी, और मैं उसका नाम तो आपको नहीं बता सकता, बट उसका नाम आप लोगों के लिए मैं एक्स कहना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक्स आदमी काफ़ी साहसी था और वो आर्मी से बिलोंग करता है, वो आर्मी में अपनी ड्यूटी सर्व करता है, तो हम उसे आगे की स्टोरी में आर्मी मैन ही कहेंगे। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि गेस्ट हाउस डरावना लग रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं था। हमने अपना डिनर खत्म किया और बिना किसी डर के अपने अपने बिस्तर की ओर बढ़े। अब उस कमरे के नक्शे के बारे में बात करें तो यह एक साधारण रूम की तरह था, जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड और कुछ इसेंशियल चीजें जैसे कि छोटी सी टेबल, स्टूल और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी। इसलिए मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने ये फैसला किया कि एक आदमी डबल बेड पर सो जाएगा और दूसरे लोग बेड पर एक्स आर्मी वाले के साथ सो जाएंगे। अब इसके बाद ही कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था, लेकिन मुझे एक बहुत बुरा सपना आया कि पीछे के मैदान में, जो गेस्ट हाउस के पीछे का हिस्सा था, वहां से कोई भूत जैसी चीज आ रही है और वो चीज हमें ही देख रही है। अब मैं पहले से ही कायर था और ऐसे हालात में मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी पैंट में ही पेशाब कर दूंगा। हालांकि मैंने इससे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। अब मैंने बिना झिझक अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक खिड़की थी और वहां से साफ साफ अंधेरे खेत दिखाई दे रहे थे। जब मैंने वहां देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि एक व्यक्ति या कोई चीज दूर लाल चद्दर में लिपटी हुई मैदान पर लेटी हुई है और लगातार चमक रही है। यह बहुत अजीब था। फिर मैंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और सोने की बहुत कोशिश की। अब कुछ देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे जगाया और बताया कि उसने भी वही सपना देखा जो सपना मैं देख रहा था। अब मेरा संदेह सच हो गया। मुझे एहसास हुआ कि उन खेतों में सचमुच कुछ गड़बड़ थी। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने खिड़की से क्या देखा। उसने भी खिड़की की तरफ नजर डाली, लेकिन असल में उसे कुछ नजर नहीं आया। अब स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही थी। आखिरकार हमने जागने का फैसला किया। हम तीनों उठे और हमने अपना अनुभव एक दूसरे को साझा किया। समय रात के 11 बजे का था, इसलिए यह सच होना उतना डरावना नहीं था। अब जैसा कि मैंने बताया, वह एक्स आदमी बहुत ही साहसी था। उसने मुझसे और मेरे दोस्त से ऐसा करने के लिए कहा कि उस जगह चले जहां मैंने वह असामान्य चीज़ देखी थी। बेशक मैं कायर था, मुझे उस विचार पर पछतावा था, लेकिन उन्होंने मुझे चलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि मैंने वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे भागने नहीं दिया। इसलिए हमने अंत में उस स्थान पर चलने का फैसला किया। यह सचमुच बहुत ही अजीब रास्ता था। वहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम कीचड़ भरे पैरों के साथ मैदान पर चले जा रहे थे। जब हम उस जगह पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ लाल कपड़े से लिपटा हुआ एक लाश पड़ा हुआ था। बिना 1 सेकंड की देरी के मैं
और मेरे दो दोस्त वहाँ से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगे और सीधे अपने अपने बिस्तर पर जा गिरे। मैं बहुत जोर से काँप रहा था। मैंने अपने जीवन में ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स का अनुभव कभी नहीं किया था और मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 30 मिनट तक लगातार चुपचाप मंत्र दोहराने के बाद मेरे मन में एक विचार आता है कि वह एक्स व्यक्ति हमारे साथ उस जगह से वापस लौटा या नहीं लौटा। और मैंने अपने दोस्त से इस बारे में सवाल किया कि अब एक मेरे मित्र अविनाश ने खिड़की से उस व्यक्ति को देखने और उसका पता लगाने का साहस किया और उसने बस यही किया, लेकिन उसने जो देखा वो सचमुच कुछ अलग ही था। उसने देखा कि वो एक्स आदमी गेस्ट हाउस की ओर भाग रहा है और वो लाश उसके पीछे ही भाग रही है। अब यूँ कहें कि वह उसके पीछे उड़ रहा है। वो बॉडी घसीटती हुई उसके पीछे ही आ रही थी। अब उस दृश्य को देखने के बाद अविनाश ने वास्तव में अपनी पैंट में पेशाब कर दिया और बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपने बिस्तर पर चादर से अपना चेहरा ढक लिया और मंत्र दोहराते हुए लेट गया। उसकी हालत देखकर हम दोनों दोस्त भी डर गए और वही बात दोहराई। अब 5 मिनट बाद एक्स आदमी ने कमरे में प्रवेश किया और बस अपनी चादर खोली और उसके अंदर घुस गया। वही दोहराया जो हम कर रहे थे। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वह रो भी रहे थे। अब रात बहुत कठिन लग रही थी, लेकिन फिर भी हमने इसे पार कर लिया और आखिरकार खिड़की से सूरज की रोशनी उसके अंदर आ गई। लेकिन किसी ने भी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की और देखे कि वास्तव में क्या हो रहा है। कुछ देर बाद हमारे घर वाले आए तो हैरान रह गए कि सुबह 10 बजे भी हम लोग सो रहे थे। जब उन्होंने हमारा चेहरा देखा तो वे बेहद चौंक गए। अब उन्हें फिक्र होने लगी कि हमारे चेहरों की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई और एक्स आदमी अभी भी अपनी चादर के अंदर ही था। तभी हमारे रिश्तेदार ने उसकी चादर खोल दी और सचमुच स्तब्ध और चिंतित था। एक्स आदमी स्थिर था। मैं काँप रहा था और उसे 104 डिग्री बुखार था और जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो वह अपना मुंह तक नहीं खोल पाया। अब इस स्थिति की कल्पना करने की कोशिश करें भी तो हम क्या करें। अब मेरे पिता और चाचा ने उस एक्स आदमी को शहर के एक अस्पताल में पहुंचाया। यह शहर का एक अच्छा अस्पताल था। वहां डॉक्टरों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने सारी कहानी मेरे पापा को बताई, लेकिन हमें यह भी नहीं पता था कि उस एक्स आदमी के साथ क्या हुआ, क्योंकि हम गेस्ट हाउस में भाग गए थे। फिर मेरे पिता ने एक्स आदमी को एक पंडित जी के पास जाने दिया। तब पंडित जी ने बताया कि वह सदमा में है और हो सकता है कि वह चीज़ उस पर प्रभाव डाल रही हो। तभी पंडित जी उस स्थान पर आए जहां सारी घटना घटी थी और कुछ अनुष्ठान करके उन्हें पता चला कि उस एक्स आदमी के साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब मैं और मेरे दोस्त उस जगह से भाग गए तो एक्स आदमी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि असल में उन खेतों में क्या गड़बड़ी है और वह लाश के करीब गया और उन पर शोध करने की कोशिश की। आखिरकार वो सेना से बिलोंग करता था, इसलिए उसकी ऐसी मानसिकता थी और दुर्भाग्य से उसने अपना पैर कहीं रख दिया जहां एक व्यक्ति का लाश खोदा गया था और उस इंसान की आत्मा उसके शरीर के अंदर ही पहचानी जाती है। लेकिन वह असामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली आत्मा और मानसिकता है, इच्छा शक्ति भी है। उन्होंने हमें सलाह दी कि हम महाकालेश्वर मंदिर जाएं और उन्हें भी यथाशीघ्र अपने साथ ले जाएं, क्योंकि यह एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। हम भी बिना देर किए वहां पहुंच गए। अब हमने वहां अभिषेक किया और हमें कुछ विभूति मिली। जैसे ही हमने उनके सर पर विभूति लगाई, उनकी चेतना लौट आई और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और उन्हें अपने ऑफिस जाना होगा। आखिरकार हमें बहुत राहत मिली और हम वहाँ से चले आए। अब पंडित जी ने भी हमें एक और बात बताई कि यह एक टेम्पररी उपाय था। अब हमें मेहंदीपुर बालाजी के पास जाना होगा। जब हम लखनऊ पहुँचे तो रात के 9 बज रहे थे, इसलिए हमने किसी और सुबह राजस्थान जाने का फैसला किया। महाकालेश्वर के पंडित जी ने एक्स को एक काला धागा दिया है और उससे कहा है कि इसे अपनी कलाई से ना खोलें, लेकिन असल में एक्स आदमी ने ऐसा नहीं किया। वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने विभूति को रगड़ दिया और धागा खोल दिया। उसके लिए एक व्यक्ति को गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था। मैं और मेरा दोस्त दोनों गहरी नींद में सो रहे थे और बहुत थके हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद शैतान फिर से एक्स आदमी पर लौट आया
और अब जब मैं सो रहा था तो उसने मुझे एक बहुत जोर से थप्पड़ मारा और वह बिल्कुल उससे बगल में था। यह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उससे 6 फीट दूर जा सकता था। अब वो मुझे लगातार तेज गति से थप्पड़ मारने लगा। मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि मुझे थप्पड़ कौन मार रहा है। जल्द ही मेरे पिता और गार्ड ने शोर सुना और मेरी मदद की। मेरे गाल बहुत दर्द कर रहे थे। उसने मुझे 5-10 मिनट तक लगातार थप्पड़ मारे। अब जैसे ही घड़ी की सुई ने 5 बजाए, हमने मेहंदीपुर बालाजी के लिए अपनी यात्रा शुरू की और हमारे साथ भी वही सब हुआ। लेकिन आखिरकार हमें भूत से छुटकारा मिल गया। पंडित जी ने कहा कि यह एरिया वास्तव में प्रेत बाधित था, क्योंकि बहुत पुराने समय में कुछ लोग उसी गेस्ट हाउस में आए थे और किसी को मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन घर के गार्ड ने यह सुन लिया और दुर्भाग्य से उनमें से एक व्यक्ति ने उसे यह सुनते हुए देख लिया। इसलिए उन्होंने गेस्ट हाउस में उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को पीछे के खेत में खोद के दफना डाला था। तो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण यही था। लेकिन फिर भी उस एक्स आदमी द्वारा मुझे दिए गए उन थप्पड़ों को शायद ही मैं कभी ज़िंदगी में भूलूंगा। और इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आपको बस यही सीख देना चाहता हूँ कि देर रात को कभी भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर ना देखें। तो आज की कहानी यहीं तक थी। तो इस कहानी को अब हम अपनी डिटेक्टिव थियरी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि 3 फ्रेंड्स किसी पुराने ओल्ड गेस्ट हाउस में जाते हैं और उन्हें खिड़की के बाहर कुछ दिखता है लाल कपड़ों में। तो मैं नहीं कहूँगा ये कहानी कितनी रियल एंड फिक्शन है, मुझे नहीं पता, बट उसने जो कहानी के एंड में जो वार्निंग दी है कि कुछ भी हो जाए हमें देर रात को अपने खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं देखना है। अगर हम देखेंगे तो कुछ भी बाहर मूवमेंट होगा वो हमारे मन में इल्यूजन क्रिएट करेगा और हमें वो चैन से तो जीने नहीं देगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। तो ध्यान रहे कि जब भी रात रहे तो आपको खिड़की से दूर होके सोना है सिर्फ, और गलती से भी देर रात को खिड़की पे खड़े रह के बाहर नहीं देखना है। आई होप आज का ये रियल लाइफ हॉन्टेड एक्सपीरियंस आपको काफ़ी पसंद आया रहेगा। अगर आपके साथ भी ऐसे रियल लाइफ में हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हुए रहे या कुछ इंसिडेंट हुआ रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। उस कहानी को मैं अपने इस चैनल पर फीचर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस कहानी से हमें एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने मिली कि कुछ भी हो जाए देर रात को हमें कभी भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर नहीं देखना है। और फिलहाल मैं भी कब से अपने खिड़की पर ही बाहर कब से देख रहा हूँ और अभी भी देर रात ही है और मैं कब से यही सोच रहा हूँ इस रात के समय में साला ये कंबल ओढ़ के कब से मैदान में कौन चल रहा है।